कुछ तो बात होगी उस बंदे में जिसको मार्वल को फिर से वापसी लाना पड़ेगी अपने जिंदा करने के लिए, और इस बार वो अपने ग्रेटेस्ट हीरो के लिए नहीं, इस बार वो अपने ग्रेटेस्ट विलन के लिए आने वाला है। तो मैं बात करने वाला हूं अपने आयरन मैन से एवेंजर्स एंड गेम का सफर तय करने वाले जिसने 11 साल ही अपने मार्वल के साथ निकाले हैं, जिसने सिर्फ अपने कॉमिक्स बुक्स के एक कैरेक्टर को जिया नहीं है, उसने उसको बनाया है। उसने लोगों की यादों में उसको याद दिलाया कि इन फ्यूचर कभी भी अगर हम आयरन मैन का नाम लेंगे तो हमारे सामने सिर्फ एक नाम आएगा, जो कौन होगा? जो होगा हमारा RDJ यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर। देखो, ये बंदा वो है जिसने अपने मार्वल को 15.2 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस दिया है, बट बिजनेस से हट के एक एक्टर अपने एक्टर को तब अच्छे से जी पाता है जब वो अपने करेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए। और ये चीज खुद अपने क्रिस्टोफर नोलन ने कही थी कि वन ऑफ द मार्वल की बेस्ट चीज यही है कि उन्होंने अपने RDJ को एज आयरन मैन साइन किया था। और फिर उसके बाद भाई ये तो हम सब जानते हैं कि चाहे फिर अपना इंटेंस रोल हो, अपना कॉमेडी रोल हो, अपना प्ले बॉय वाला रोल हो, अपने RDJ ने अपनी लिखावट से उसने उस तरीके से जिया है कि हम कह सकते हैं कि भाई आयरन मैन अपने हर इमोशन का एक कंबाइंड मिक्सचर है। देखो, अब मैं अगर तुम्हारे सामने कुछ अपने डायलॉग्स बोलूं, आई एम आयरन मैन एंड आई एम आयरन मैन एंड वी आर इन द एंड गेम नाउ, ये सारे वो डायलॉग्स है जो अपने ऐसे पता नहीं कितने अपने आइकॉनिक डायलॉग्स है, चाहे फिर वो अपने इंग्लिश में हो, हिंदी में हो। हाँ ठीक है, जो अपने हिंदी में है वो अपने RDJ ने नहीं बोले, बट स्टिल जो अपने आयरन मैन का क्रेज और फैन बेस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है अपने पूरे इंटरनेशनली। और ये चीज अपने RDJ ने खुद अपने इंटरव्यू में कही थी कि मेरी लाइफ जो इतनी बड़ी सीसॉ है, ये कभी अप कभी डाउन, और मैं अपने लाइफ के जिस फेज से निकल कर आया हूँ वो फेस मैं जानता हूँ 2008 में मार्वल को ज्वाइन करने से पहले, जब मैं एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था। जो हम अपने RDJ की लाइफ स्टोरी से जान भी सकते हैं कि जब RDJ सिर्फ 8 साल का एक बच्चा था तब इसके बाप ने इसको ड्रग्स देके या फिर ऐसे पूरे ऐसे नशीला पदार्थ देके इसको बहुत ज्यादा चरसी गंजेड़ी बना दिया था, जिसकी वजह से इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसकी लाइफ पूरी ऐसी तबाह होती जा रही थी। बट उसके बाद भी इसने उस चीज को ओवरकम किया, और फिर उसके बाद एट द एज ऑफ 27 जब अपने RDJ ने चार्ली चैपलिन का रोल उसको सिर्फ प्ले नहीं किया था, उसको जिया था, तो उसके लिए भी इनकी एक्टिंग के लिए इनको ऑस्कर के नॉमिनेशंस में गए थे। फिर उसके बाद बैक टू बैक अपने स्क्रिप्ट्स को इतना अच्छा चूज करने के बाद अपने RDJ ने फिर से अपने अंधेरे का सहारा चूज किया और फिर से अपने क्राइम में जाना, अपने नशे करना और ये बुरी आदतों में जाना, ये करते करते अपने RDJ ने अपने पीक करियर को फिर से डाउन कर दिया था। तुम यकीन नहीं मानोगे, RDJ अपने जज के सामने इतनी बार प्रेजेंट हो चुका था कि जज ने इसको देखते ही कह दिया था कि भाई मैं तेरे को सजा नहीं देना चाहता, मैं तेरे को सुधारना चाहता हूँ, तू सुधरता क्यों नहीं है। और ये बात अपने RDJ के दिल में इतनी ज्यादा हिट की। फिर उसके बाद शायद वो आखिरी बारी गए होंगे, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को फिर 360 चेंज किया। सारी गंदी आदतें, कोई क्राइम करना, ये ड्रग्स लेना या बाकी बुरी आदतें, लड़की वगैरह सब छोड़ दी और फिर से वो अपने एक अच्छे करेक्टर में आ चुके थे। बट वो अपने जिंदगी के असली करेक्टर में आए थे, अपनी मूवीज का किया। उनका ऐसा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था या जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब था, बॉलीवुड में कोई भी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके साथ ना काम करना चाहता था, ना इनके ऊपर पैसा लगाना चाहता था। उनको अपनी इमेज का बहुत ज्यादा डर था। और दूसरी साइड अपना एक स्टूडियो जो बिल्कुल कंगाल यानी बैंकरप्ट होने के कगार पे आ चुका था, यानी जिसको आज हम अपने मार्वल के नाम से जानते हैं, तो ये ऑलमोस्ट अपने बैंकरप्ट होने वाले थे, बट इनको आयरन मैन बनानी थी। और उस टाइम पे जो अपने मार्वल को हैंडल करते थे तब उनके दिमाग में मेनली दो नाम थे, या तो अपने निकोलस केज या फिर अपने टॉम क्रूज। इन्होंने दोनों को सूट वगैरह पहनाया, उसको प्रॉपर ऐसे साइन वगैरह किया कि यार ये देखने में आयरन मैन लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा वो कहीं ना कहीं डाउट में थे, प्लस उस टाइम पे इनकी फीस बहुत ज्यादा थी। फिर उसके बाद ऐसे इन्होंने कहा कि चलो ये अपना एक्टर है, पहले हिट दे चुका है, अब ज्यादा पैसे लेगा भी नहीं, एक बार इसको ऐसे ट्राई करवा लेते हैं। तो जब अपना RDJ वो प्रॉपर ऐसे फ्रेंच कट में आया, अपना सूट वूट पहन के आया, पूरी जो अपनी कास्टिंग वाले लोग थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो सब हैरान रह गए कि जिस हम अपने एक्टर्स को अपने करेक्टर में डालने का सोच रहे थे, ये तो अपना खुद आयरन मैन ही सामने आ गया है। और उसी टाइम पे अपने मार्वल ने सोच लिया कि हम और किसी को यहाँ पे हायर नहीं करेंगे, हमारा आयरन मैन और कोई नहीं, एक जीनियस प्ले बॉय फिलेंथ्रोपिस्ट
वो अपना आरडीजे होगा। और देखो यहाँ पे अपने मार्वल का, प्रोड्यूसर्स का, कास्टिंग डायरेक्टर्स का यहाँ पे आरडीजे को साइन करना सिर्फ उनके लुक और उनके पर्सनैलिटी और ऑरा की वजह से नहीं था, बट वो किफायती भी बहुत ज्यादा थे। उस टाइम पे आरडीजे को काम चाहिए था और अपने मार्वल को कोई ऐसा एक अपना बंदा, कोई करेक्टर चाहिए था। इन्होंने उसको साइन किया और फिर उसके बाद देखा जाए तो ये अपने स्टैन ली के साथ भी बिल्कुल सही बैठता था, क्योंकि जब अपने 1963 में अपने स्टैन ली ने आयरन मैन करेक्टर लिखा था, तब इन्होंने खुद ये चीज बताई थी कि ओरिजिन जो इन्होंने करेक्टर लिखा है, ये इन्होंने लिखा ही ऐसे इंसान के लिए कि यार स्टार्टिंग में जब मैं ये लिखूंगा तो लोगों को इससे नफरत होनी चाहिए, कितना बदतमीज है, अकड़ू है, गंदी गंदी चीजों में है, बट धीरे धीरे जब वो लोग उसको जानने लगेंगे तो उससे प्यार करने लगेंगे। और देखो चाहे फिर अपना आयरन मैन हो या फिर अपना रियल लाइफ आरडीजे, ये आरडीजे बिल्कुल फेस करके आया था और अपने करेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए वो आयरन मैन में उसको पोर्ट्रे करने वाला था। बस फिर क्या था, इन दोनों की जोड़ी, इन सब के माइंडसेट आपस में बैठ गए और आरडीजे चले गए आयरन मैन की एक सख्त ट्रेनिंग के लिए। आरडीजे की ट्रेनिंग अराउंड 15 मंथ्स चली थी और फिर उसके बाद उस ट्रेनिंग के बीच में अपने आरडीजे ने अपनी बॉडी में 18 पाउंड वेट और ज्यादा बढ़ाया ताकि वो माल फंक्शन ना लगे और बिल्कुल परफेक्टली दिखे। फिर उसके बाद जो अपने आयरन मैन का पहला सूट होता है यानी मार्क 1, उसका डिजाइन कैसे होगा, वो क्या क्या रखा जाएगा, चाहे फिर अपनी कास्टिंग हो, प्रोडक्शन हो, अपनी लोकेशन हो, कैसे कैसे कैमरा एंगल रखने हो, अपने आरडीजे हर चीज में पार्ट लेने लग गया, वो वहीं पे रहने लग गया। उसने अपना पूरा शाम दाम दंड भेद, उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने उस आयरन मैन 2008 में आनी मूवी के लिए समर्पण कर दी। और तुम यकीन नहीं मानोगे, जो मार्क 1 सूट था, चाहे फिर वो अपना सीजे से तैयार गया था, उड़ना वगैरह, बट उस टाइम पे वो जो सूट था वो असलियत में अपने आरडीजे ने पहना था, जो 45 किलो का था। और उसको पहनने के बाद भी, उसको पोर्ट्रे करने के बाद भी आयरन मैन बना, जब वो सबके आगे कहता है यस आई एम आयरन मैन। इतनी सब मेहनत करने के बाद, मार्वल और आरडीजे की पार्टनरशिप के बाद, जब दोनों ने अपने सारी चीजें हाई स्टेक्स पे डाल रखी थी, तो कहते हैं ना, जब तुम्हारी नियत साफ हो तो फिर तुम्हारी नियति भी साथ देती है। तो भगवान ने इन सब का साथ दिया और जो आयरन मैन फर्स्ट मूवी थी, इसने $583 मिलियन का बिजनेस किया। बस यहीं से अपने मार्वल ने अपने आयरन मैन और अपने आरडीजे की नींव रख दी। चाहे फिर आयरन मैन 1 हो, आयरन मैन 2 हो, फिर उसके बाद एवेंजर्स हो, आयरन मैन 3, और ऐसे करते करते जब अपने 2008 में अपने आरडीजे ने पहली बार आयरन मैन बोला था, और फिर वहीं से हम आ जाते हैं अपने एवेंजर्स की 4th मूवी पे, जब अपने आरडीजे ने आखिरी बार आयरन मैन बोला था। बस वो था अपना मार्वल का पीक। और फिर उसके बाद जैसे अपने आरडीजे ने मार्वल को छोड़ा, उसके बाद भी मार्वल तो चल रहा था, बट मार्वल दौड़ नहीं रहा था। मार्वल की मूवीज आए जा रही थी बैक टू बैक, बट कोई भी मूवी अपना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, वो इतना अच्छा अपना ऑरा प्रेजेंस कि लोग उसके बारे में बात करें, वो छूट ही नहीं पा रहा था। 1 साल, 2 साल, 3 साल जब अपने मार्वल इन्हीं चीजों में परेशान होता, तो फिर उन्होंने फिर से अपने मसीहा को याद किया। फिर उसके बाद अपने मार्वल में 5 साल बाद एंट्री लेता है आरडीजे फिर से, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। 2024 में जब अपना मार्वल बताता है कि अब हम ये मूवी लाने वाले हैं, ये होगा वो होगा, तब अपने सैन डियागो में वो लॉन्च करते हैं अपने न्यू कैरेक्टर को, जो होता है डॉक्टर डूम विद अ मास्क। सबको लगा था ये कोई एक न्यू एक्टर होगा, पर जब वो वहां से अपने उसने मास्क हटाया, he is none other than RDJ. Everyone, everything fucking went crazy. सब लोग पागल हो गए कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और फिर उसके बाद ये तो हम जानते ही हैं, अपना सबसे बड़ा हीरो अब अपना 2026 में सबसे बड़ा विलन यानी डॉक्टर विक्टर डूम बन के आने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में। जितने अपने एवेंजर्स होंगे उन सबके खिलाफ वो लड़ने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखो चाहे फैंस अब इसको बोले कि ये मनी ग्रैबिंग है, कैश ग्रैबिंग है, बट देखो जब हम अपने थाला को अपने आईपीएल में खेलते हुए देखते हैं तो हम जानते हैं कि उनकी एक झलक को, चाहे तुम एक बॉल को खेल लो भाई, हम कितने ज़्यादा तरस जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से आरडीजे को अपने मार्वल में देखने के लिए कितने ज़्यादा हम तरस चुके हैं, ये तो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस मूवी को बस एंड करना चाहूँगा एक लास्ट डायलॉग के साथ, और वो बस यही है, डिफरेंट मास्क सेम टास्क। पहले तुम आयरन मैन थे, अब तुम डॉक्टर डूम हो, बट तुम्हारा काम एक ही है, मार्वल को उसके बैड फेस से गुड फेस में लाना। बाकी का इस वीडियो यहीं पे खत्म होती है, जो अपने आरडीजे की स्टोरी बताता है। बाय बाय गाइस।